ठीक है। और न्यूमेरल एडजेक्टिव में मैंने कहा था दो टाइप के नंबर होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनेट। इनका सीक्वेंस भी यही होता है, यानी पहले इंडेफिनिट आता है फिर आता है डेफिनेट। और डेफिनेट में भी तीन नंबर होता है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और। तो इनका सीक्वेंस कुछ ऐसा चलता है कि पहले ऑर्डिनल आता है, फिर कार्डिनल आता है, और फिर मल्टीपल आता है। ठीक है। तो अब इसी को आगे इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने नहीं देते, वो देता हूं मैं आपको। लिखो आप लोग, पहला एग्जाम्पल लिखो आप लोग, इंडियन बैट्समैन। दिखाई दे रहा है ना सबको? इंडियन बैट्समैन वर नॉट एबल टू chase the target in the three first matches of the last five series. यस। पहले वाले में क्या एरर है? फर्स्ट थ्री मैचेस होगा। करे भैया जो ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे तीन टाइप के नंबर हैं। ये हमारा ऑर्डिनल है, ये हमारा कार्डिनल है। तो ये उल्टा लिखा जाएगा, ओसी का सीक्वेंस होता है। तो द फर्स्ट थ्री हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये ठीक लिखा हुआ है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ठीक है। जब ऑर्डिनल नंबर पहले आता है तो उसके आगे द आता ही आता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये जो पीछे लिखा है ना आपने, कभी याद रखना, ऑर्डिनल नंबर कहीं पे आएगा तो उसके आगे क्या आएगा? हमेशा द का यूज करेंगे, आर्टिकल द आएगा। सेकंड नंबर में बताओ क्या एरर है? फर्स्ट 30 रूम्स आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा। फर्स्ट 30 रूम्स होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम इसमें नहीं है एक्चुअली, ये सही लिखा हुआ है। ये जो रूम्स है ना, यहाँ पे रूम होगा एक्चुअली। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो द 31st लिखा ना, ये अपने आप में ही पूरा का पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 11 20 30 31st 32nd 33rd है ना, ऐसे करके चलता है ना। तो ये पूरा का पूरा ही क्या है? तो 31वां नंबर रूम बुक है, ना कि 31 रूम बुक है। अगर आप कहोगे तो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा 31 रूम बुक के हैं, फर्स्ट 30 रूम्स। फिर वो सेंस अलग चला जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। फिर इसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम किस में? हमारे नाउन में है प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्या रह जाएगा? खत्म ही होना यार, क्या रह जाएगा? मैं भर रहा हूँ।
हो गया, आगे बढ़ जाए। थर्ड वाले में, लास्ट वाले में ये सही लिखा हुआ है ना, फर्स्ट 5 सिंगल, है ना, तो ओसीएम का सीक्वेंस चल रहा है, ये पैटर्न बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी ऑर्डिनल नंबर आएगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखो दुनिया में ना तुलनाएं जो होती है ना, कंपैरिजन जो होते हैं वो 5 प्रकार से होते हैं। कैसे 5 प्रकार से होते हैं? पहला कंपैरिजन होता है दो व्यक्ति का, दो कंपैरिजन, दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, कोई भी चीज हो और उसके दो दो कंपैरिजन हो रहे हो। दूसरा, दो व्यक्ति का एक कंपैरिजन। तीसरा, एक व्यक्ति का दो कंपैरिजन। एक व्यक्ति का सेम ग्रुप से कंपैरिजन। या एक व्यक्ति का दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन। हो गया, डन। अब इसको एक एक करके हमें करना है कि कैसे कैसे कंपैरिजन होता है और उसमें क्या क्या एरर्स एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो हेडिंग लिखो सबसे पहले, टू पर्सन्स का ये कंपैरिजन, फर्स्ट वाला टू, ये वाला पहले कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी दो वस्तु है या कोई भी चीज है, उसका कोई एक कंपैरिजन हो रहा हो। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे होता है। एग्जाम्पल जैसे मान के चलो, मैंने लिखा राम इज मोर टॉलर
देन श्याम। क्या इसमें कोई गलती है या ये सही लिखा हुआ है? मोर गलत है। मोर क्यों गलत है बाय द वे? देखो सुनो, इसमें व्यक्ति कितने हैं और कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है? तो दो व्यक्ति का एक कंपैरिजन हो रहा है। और इसमें यही हमें जानना है कि जिन शब्दों का खुद का कंपैरेटिव डिग्री होता है उसके आगे मोर का प्रयोग नहीं होता। तो रूल ये लिख लेना आप लोग कि जिन शब्दों का खुद का कंपैरेटिव डिग्री होता है, क्या बोला मैंने? हाँ, जिन शब्दों का या वर्ड्स का खुद का कंपैरेटिव डिग्री होता है, उनके आगे मोर नहीं लगाया जाता। फिर ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका खुद का कंपैरेटिव नहीं होता? देखो, दो दो प्रकार की चीजें हैं। एक होता है टैप मेथड। जैसे मान के चलो आपने कोई शब्द बोला और एक टैप में वो आवाज में आ गया, जैसे टॉल बोला आपने, है ना? तो अगर आप मान के चलो टॉल बोल रहे हो तो फिर आप इसमें ई आर और ईएसटी लगा सकते हो, टॉलर और टॉलेस्ट। लेकिन आपने बोला, अब जैसे यही सिखा रहा था तो एक बच्चे ने बोला सर ब्यूटीफुल, ऐसे उसने बजा दिया 2-3 बार। ब्यूटीफुल में आपका जॉ जो है ना 2 बार ड्रॉप हो रहा है, और ब्यूटीफुल में एक टैप में नहीं हो रहा है, तो आप इसमें मोर नहीं लगा सकते। इसमें क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। जो लंबे लंबे शब्द हैं तो दो मेथड, या तो टैप से कर लो या जॉ ड्रॉप से कर लो। जिस शब्द को बोलने में आपका जबड़ा 2 बार अप डाउन करता है, जैसे हैंडसम हो गया तो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ठीक है ना? लेकिन जिनमें नहीं होता, जो सिंगल शब्द होते हैं एक बार बोलने पे हो जाते हैं, उनमें आप ई आर और ई एस टी लगा सकते हो, ठीक है ना? फिलहाल यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ डॉलर आ जाएगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। अच्छा, जैसे मैंने कहा 3 प्रकार की डिग्री होती है गाइज। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, और एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपर रिलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे एक वर्ड हमने पढ़ा अभी अभी टॉल, जैसे मैंने बताया आपको, तो टॉल वर्ड का कंपैरेटिव क्या होगा? टॉलर होगा, और क्या होगा? टॉलेस्ट होगा, है ना? ऐसे ही एक वर्ड होता है जैसे गुड होता है, तो गुड का क्या होता है? बेटर होता है, और क्या होता है? बेस्ट। एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना, ये सिर्फ एक के लिए आती है, एक व्यक्ति के लिए या किसी एक चीज के लिए। अगर मैं बोलता हूं कि ही इज अ गुड बॉय, तो सिर्फ किसकी बात हो रही है? सिर्फ एक व्यक्ति। लेकिन अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज करूंगा तो हमेशा याद रखना, कंपैरिजन किसके बीच में होता है? कम से कम 2 लोगों के बीच में। तो कंपैरेटिव डिग्री 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में आती है, वैसे जनरली 2 लोगों के बीच में यूज करते हैं, ठीक है ना? और सुपरलेटिव डिग्री आती है 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, ठीक है? और जहां पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना, इसके आगे द आएगा, मतलब ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास बोलूंगा मैं, ठीक है? ही इज अ गुड बॉय, एक बच्चे की बात हो रही है। ही इज बेटर देन मी, यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है। और ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब कि ये पूरी क्लास की बात हो रही है। ऐसे गुड बेटर बेस्ट का है। और ऐसे क्या आपका गो, वेंट और गॉन, है ना भाई? बिल्कुल गलत।
सबको एक ही तराजू में नहीं तोलना है ना। वो जो लाइट हाउस एक किताब आती थी इंग्लिश बोलने की, पढ़ी होगी शायद आप लोगों ने, है ना। उस लाइट हाउस में या जेपीएच की पहले बुक्स आती थी, उसमें पीछे दिए रहते थे बहुत सारे 5-6 पन्ने, एक 3-3 लाइनों के, और एक ही सुर में रटना शुरू करते थे। तो गो वेंट गॉन वर्ब है और वो क्या हमारा डिग्रीज हैं, तो अलग अलग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जिनमें 2 बार आपका ये जॉ ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग मोर का यूज करेंगे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ये बात याद रखना है, 1, 2 और 2 से ज्यादा। तुम में से यार कोई बिहारी नहीं है क्या जो छठ पूजा नहीं मना रहे तुम? एक ही बिहारी है बस मेरे अलावा। वो तो 6 महीने के कोर्स में 3 बार तो गांव जा चुका है वो। पता नहीं इतना क्या है। इससे पहले भी गया था ना, लास्ट महीने भी गया था वो। हाँ, गृह नहीं, गृह प्रवेश। गृह तो दूसरे प्रवेश करते हैं, वो जो गृह प्रवेश करते हैं ना उससे नौकरी में बाधा आती है, ठीक है। अरे तुम ये सब मत सुना करो, तुमको मैंने ये बोला था ना, ये बात ये मत पढ़ा करो इन चक्करों में तुम लोग, अननेसेसरी। तुमने मम्मी को बोला होगा पक्का, ये मम्मियों को तो अलग ही दिक्कत है, ये सब मत सुना करो आप लोग। कल मैं महाभारत देख रहा था, मैं कई दिनों से लगातार महाभारत, उसमें ये सीन आया था, उसमें बोला गया आपको पता महाभारत में ही जो जो ये जो पांडव हैं और ये जो कौरव हैं और एक और था ना विदुर, 3 लोग थे ना, ये तीनों महर्षि वेद व्यास की संतान है, ठीक है ना। तो महर्षि जब अब बर्बरीक का सीन चल रहा है, जो ये खाटू श्याम वाला है ना, उनका सीन चल रहा है, तो वो बर्बरीक की जो माता हिडिंबा, वो जानना चाहते कि बर्बरीक आगे चल के क्या करेगा। तो उन्होंने एक चीज कहा कि भविष्य की जानकारी अगर मैं तुम्हें अभी दे दूंगा तो तुम वर्तमान का कर्मफल नहीं करो। कितनी बड़ी बात है, सच्चाई है कि नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोल दूंगा तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम नहीं पढ़ोगे, पक्की बात है, ये मेरे साथ अनुभव हुआ है, मैंने खुद फील किया ये चीज, ठीक है ना। और अगर मैंने बोल दिया कि नहीं लगेगी, तुम तो भी नहीं पढ़ोगे, ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रॉय करके ही मानेगा, पढ़ोगे तुम कभी भी नहीं। इसलिए इन चक्करों में पढ़ो ही मत, अपना काम पे ध्यान दो, कभी भी नहीं दिखाना, सीधे सीधे उसका बहिष्कार करो, ठीक है। और सुनो, मैं ये नहीं कहता कि वो सब चीजें गलत होती हैं, लेकिन ये सब चीजें आपकी मेहनत से बदल सकती है। आज मेहनत करो, पंडित जी कल ही अपना स्टेटमेंट बदल देंगे, पक्की बात है, पक्की बात है, बदल देंगे, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना जो मैंने कल सीखी, जो व्यक्ति जो आप काम कर रहे हो ना, अगर वहां आप पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है ना। बर्बरिक जब लेने गए शिक्षा, वो कामाख्या देवी में वो बर्बरिक ने सबसे पहले कृष्ण भगवान को अपना गुरु माना, तो कृष्ण भगवान उनको कहा कि आप वहां चले जाओ, कामाख्या अरुणाचल प्रदेश की साइड में, वहां के एक गुरु हैं, पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने ये बात कही थी, क्या बात थी यार, भूल गया मैं। यही बात थी, मतलब मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट होने वाली बात थी शायद, मैं दिमाग से निकल गया अभी, जस्ट ध्यान था मेरे को। आगे नेक्स्ट पे आ जाओ चलो। एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग ही, देखो कंपैरेटिव डिग्री जहां पे आएगी ना, कंपैरेटिव डिग्री जहां भी आ जाएगी गेज, याद रखना उसके बाद हमेशा एक प्रेपोजिशन आएगा, देन क्या आएगा, प्रेपोजिशन, देन प्रेपोजिशन आएगा, ये एक प्रेपोजिशन है ये वाला, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है। तो जैसे कि मान के चलो मैं कहता हूं ही सीनियर, सॉरी ही इज टॉलर देन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, टॉलर देन मी, इसमें 2 लोग हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, मोर नहीं लग रहा है, और कंपैरेटिव के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे, अगर टीएच ई एन होता तो गलत हो जाता, तो ये तो सही लिखा हुआ है। अब ये बताओ आप लोग, ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर देन,
यहां भी कितने लोग हैं, कंपैरिजन हो रहा है, ये सीनियर अपने आप में भी कंपैरेटिव है, या ये सही है या ये ज्यादा सही, ही इज मोर सीनियर देन मी। मोर सीनियर नहीं होता, हाँ डाउट तो नहीं है ना कोई, ठीक है नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। अब क्या ये सही लिखा, इसका तो ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है, इसमें और कोई गलती है या ठीक लिखा हुआ है? 3 4 4 2 6 देखो सुनो, मैंने ये बताया गाइस कि नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, देन आता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में IOR आता है। क्या आता है? IOR, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, है ना, इस तरह के वर्ड। इनके बाद देन नहीं आता, इनके बाद आता है टू। क्या आता है इनके बाद? टू आता है। तो याद रखना इस चीज का, यानी सीनियर टू मी होगा, ना कि सीनियर देन। और इन शब्दों के साथ मोर भी नहीं आता, ये तो बात अंडरस्टूड है ना। तो IOR वाले शब्द कौन से हैं? जैसे सीनियर हो गया, ठीक है ना, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, ठीक है, प्रायर हो गया, एक्सेट्रा। इनके आगे मोर भी लगाऊंगा वो भी गलत है, और इनके बाद टू का यूज करेंगे, ना कि यार ये बड़ी मुसीबत है लिटरली। तुम लोगों की ना बहुत गहरी दोस्ती है भाई। बे भाई क्या क्या सीन कर रखा है ये। कचड़ा मिस्त्री का टक रखा है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो आप लोग। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट रूल लिखने से पहले, अच्छा इसमें एक वर्ड और ऐड करना है इसमें, प्रेफर। पीछे गया ना IOR वाला, प्रेफर वर्ड भी ऐड कर लेना आप लोग। अब प्रेफर में IOR तो नहीं आता, लेकिन इसके बाद टू आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इससे कुछ एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। देखो ये जैसे ये कह रहे हैं कि पंडित ने कहा कि ये प्रॉब्लम चल रही है। अब देखो 5 घंटे 10 घंटे आप नहीं दे सकते टाइम ना, तो गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद कम ही रखना भाई, सीधी सी बात है। मैं आज सुबह जब मैं नहा रहा, मेरे दिमाग में यही सब चीज चलती है। जब मैं सुबह अपने बाल धो रहा था तो मेरे को यही ख्याल आया, इनका ख्याल आया कि जैसे इनको नौकरी कर रही है अभी ये, तो मेरी सहानुभूति है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नौकरी कर रही होंगी, लेकिन भाई इसका गवर्नमेंट जॉब से कोई सरोकार नहीं है। आपकी सिर्फ प्रॉब्लम है वो कि आप नौकरी कर रहे हो या आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब से इसका कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट जॉब को चाहिए फुल टाइम स्टडी, ये कोई पार्ट टाइम की जो नौकरी नहीं है। और जितने लोग ये 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं ना, सब सिर्फ टाइम पास चल रहा है, ठोस पढ़ाई नहीं चल रही है मतलब। ठीक है ना, आपसे बेहतर करने वाले लोग बैठे हुए हैं, आप कर रहे हैं।
और ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं तो मैथ्स का सवाल देख देख के सॉल्व करता था कि देख के कैसे 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 हो रहा है एक स्टेप, ऐसे करके मैं आगे बढ़ा हूं मैं तो। ठीक है, तो मेरे से तो बेटर ही कंडीशन लगती है मुझे आप लोगों की कईयों की तो। ठीक है, लेकिन जब तक फुल टाइम नहीं टाइम दोगे, यहाँ पे सब टाइम पास चल रहा है, कोर्स पूरा होने की तैयारी चल रही है, जो कि पूरा हो ही जाएगा एक दिन। हो गया, आगे बढ़ जाए। पहले वाले में क्या रह रहा है, इंफीरियर के बाद टू आएगा, है ना। और नेक्स्ट वाला, हाँ, आई प्रेफर वॉकिंग टू स्लीपिंग। क्या, आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। देखो प्रेफर के साथ में एक खास बात भी है, जैसे इसका पॉपुलर एग्जांपल में पता है क्या सेंटेंस आता है, ये आता है, आई प्रेफर टी देन कॉफी। अब पढ़ने में तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, और अब मजा नहीं आएगा। आई प्रेफर टी टू कॉफी होता है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट लिखो आप लोग। प्रेफर के बारे में ना थोड़ा सा और ऑपरेशन करते हैं, आ जाओ। प्रेफर के बाद ना गाइस, ये तो प्रेफर का जो एक रूल बताया वो तो है ही है, इसके अलावा प्रेफर के बाद एक ही सेंटेंस में ना टू प्लस वी वन और रेदर देन वी वन का स्ट्रक्चर मिलता है। यानी एक ही सेंटेंस में ये सारा स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है, जैसे कि प्रेफर के बाद टू आएगा, फिर क्या आएगा, और उसके बाद उसी सेंटेंस में रेदर देन प्लस टू, रेदर देन के बाद वी वन आएगा। ध्यान रखना इसके बाद सिर्फ वी वन आएगा, कुछ और नहीं आएगा, टू प्लस वी वन भी नहीं आएगा, आईएनजी भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। द ब्रेव वुड प्रेफर टू ले डाउन, द ब्रेव would prefer to lay down their lives rather than to yield.
सॉरी, दूसरा एग्जांपल, he would prefer to stand still rather than to jump the red light. कल तो डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया, अब एक थर्ड वर्ल्ड वॉर और हो जाएगा इसी के नाम पे। हो गया डन। पहले वाले में टू नहीं आएगा, रादर देन के बाद टू नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, वर्ब की। ये जो यील्ड वर्ड है ना, इसके कई सारे मतलब है, ठीक है ना। यील्ड का मतलब वैसे इनकम भी होता है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में ना, एक इनकम भी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। ही वुड प्रेफर टू स्टैंड स्टिल देन, यहाँ पे तो ठीक है, प्रेफर टू V1, वहां पे गलत है। आगे बढ़ जाए। हो गया, लिख लिया सबने। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो प्रेफर टू वन है ना, एक सेंटेंस में जब ये आएगा ना, तो जो ऑथर है, जिस काम को वो अच्छा मानता है, वो चाहे जिसको भी अच्छा मानता, वो प्रेफर के साथ यूज करेगा और बाकी को टू के साथ। जैसे कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं खड़ा रहना पसंद करूंगा रेदर देन टू जंप द, है ना। आई वुड प्रेफर टू स्टे हंग्री रेदर देन टू ईट नॉन वेज। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। तो मैं नॉन हंग्री, भूखा रहना पसंद करूंगा रेदर देन टू ईट नॉन वेज, है ना। तो जो ऑथर कहना चाह रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा होगा उसको प्रेफर के साथ यूज करेगा और दूसरे वाले को रेदर देन के साथ यूज करेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की बात करने से पहले ना, एक बात का पहले, ये भी कोई लिखेगा नहीं, इसका आंसर दो सिर्फ, अभी कोई लिखेगा नहीं प्लीज। आई स्टडीड एंड आई फेल, सही लिखा है। बाकी को क्या लग रहा है, बताओ क्या है इसमें। यस, सही, एक बार यूज कर लो, लो अब, ठीक है। क्यों? बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, ये V2 फॉर्म सही लिखा है, एंड की जगह ये कंजक्शन है। आओ चलो देखो, सुनो, ये इंग्लिश में ना गाइस, ध्यान रखना आप लोग, दो वर्ड है, एक है एंड और एक है बट। मैं रूल बताने जा रहा हूं, मैं ये कहना जा रहा हूं आपको, एक होता है एंड और एक होता है बट। मेरी बात ध्यान सुनना, बट एंड ये कहता है कि एंड के आगे जो लिखा होगा ना, वही एंड के पीछे लिखा हुआ होना चाहिए। क्या मतलब है, मतलब अगर एंड के आगे अगर वर्ब लिखी है तो पीछे भी क्या आनी चाहिए, अगर नाउन लिखा है तो पीछे भी क्या आना चाहिए, अगर प्रोनाउन लिखा है तो, अगर एडजेक्टिव लिखा है तो एडजेक्टिव। मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच पहले लिखा, वही पार्ट ऑफ स्पीच बाद में आएगा।
लेकिन बट में ऐसा नहीं है, बट में जो आगे लिखा है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो एक चीज और, अगर एंड के आगे कोई पॉजिटिव बात लिखी हो तो एंड के बाद भी पॉजिटिव बात, तो यहां तो पॉजिटिव नहीं है, यहां तो कुछ और ही कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है ये? पढ़ा लेकिन फेल हो गया। और अगर आप एंड नहीं लगाओगे, मतलब एंड लगाओगे, तो ये मतलब हो जाएगा कि मैं पढ़ा और फेल हो गया, मतलब फेल होने के लिए पढ़ रहा था या तो, ठीक है ना। तो लिख लो आप इसको, फिर रूल को लिख लो पहले, फिर हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। सुनना ध्यान से अब नेक्स्ट। अच्छा ये एग्जांपल लिख लो, वो एक एग्जांपल लिख लो आप लोग। क्या हो रहा है? आगे बढ़ जाए। हो गया, डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, 2 persons 2 comparisons। शीट भी करनी है। 2 person या थिंग्स तुम 2 comparison। देखो ये करने से पहले ना, ये करने से पहले आपको 2-3 बातें जान लेनी चाहिए। इंग्लिश में ना प्रोनाउन के चैप्टर में हमने 2 बातें पढ़ी थी गाइज। एक हमने एज के बारे में पढ़ा था, और एक हमने सो एज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और मैंने एज के बारे में ये बताया था कि अगर इसके आगे नॉट लिखा है तो भी ठीक है, और नहीं लिखा तो भी ठीक है, लेकिन इसके आगे नॉट आवश्यक रूप से आएगा ही आएगा। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, कभी एज या सो एज आ जाए तो इनके बीच में अगर कोई डिग्री आती है तो याद रखना हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। कौन सी डिग्री आएगी? हमेशा पॉजिटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखना आप, क्योंकि इसका यूज होने वाला है इसमें, 2 व्यक्ति 2 कंपैरिजन में। तुम लोगों ने भी तो सीजल का एग्जाम दिया था ना, आपने सीजल का मार्क्स नहीं बताया आपने। आपने भी दिया था सीजल का एग्जाम? कितने थे मार्क्स? चेक नहीं किए? आपको नहीं पता था कि ये आंसर की आ गई है? कैलकुलेट नहीं किए कितने सही? ये तो बहुत गलत बात है, पीडीएफ तो होगी डाउनलोड। आगे बढ़ जाए, देखने चाहिए था ना, बहुत जरूरी थे। आगे बढ़ जाए।
नेक्स्ट लिखो आप लोग। राम इज टॉलर but not so strong as Shyam. इसमें कितने लोग हैं भाई? 2 लोग हैं। और कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है? टॉल का। और तो कंपैरिजन भी क्या हो रहा है? तो 2 लोग 2 कंपैरिजन। लेकिन इसको लिखने का तरीका, पहली बात तो ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है, एक बात मैंने कही थी ना आपको कि जहां पे सो एज आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो तो नेगेटिव है। ये सही लिखा हुआ है क्योंकि सो एज भी आ रहा है और नॉट भी आ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना कि जब बट के आगे यहां पे नेगेटिव बातें बता रहा है वो, तो बट के आगे कैसा रहेगा फिर? पॉजिटिव। तो ये कहना चाह रहा है कि राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम, बट उतना मजबूत नहीं है जितना कि श्याम। तो ये आगे की कहानी तो सही लिखी हुई है, लेकिन जब कभी भी एरर आएगा ना इस टाइप में, तो वो हमेशा यहीं पे आएगा, बट से पहले आएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए राम इज एज टॉल एज बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। ठीक है ना? तो एग्जाम में जब भी एरर आएगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, तो ए पार्ट में एरर, ये इस हिस्से में एरर हो जाएगा आपका। अब वो जिस भी पार्ट में हो, ए में हो, बी में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आगे बढ़े। एक तो तरीका ये हो गया 2 व्यक्ति 2 कंपैरिजन का सेंटेंस बनाने का। एक तरीका और होता है, राम इज सो टॉल एज बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। यहां पे देखो, बट के आगे अभी भी नेगेटिव है, तो बट के आगे क्या होना चाहिए? अब देखो, बट के आगे भी सो एस का पेयर दिया है, लेकिन यहाँ पे तो नॉट लगाना पड़ेगा ना। और जब आप नॉट लगा दो तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, जो कि सही नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग एज टॉल एज का यूज करेंगे। मतलब इसी को करने का ही दूसरा मेथड है। और अगर मैंने ऐसे दे दिया कि राम इज एज टॉलर एज बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। आप लोगों को लाइब्रेरी पकड़ लेनी चाहिए, जो लोग वर्किंग नहीं हैं। ठीक है ना? जो मेरी बात मानेगा, ठीक है ना, वो ज्यादा खुश रहेगा। बाकी तो जैसा जो है वो है। ठीक है? इतने अगर आप लोगों को जुलाई अगस्त सितंबर 4-5 महीने आप लोगों को आते हुए हो गया, कितने सारे मैथ्स में चैप्टर हो गए? शायद 10 एक चैप्टर तो हो ही गए होंगे मैथ्स में। वो 10 चैप्टर आपकी तरफ से भी हो जाने चाहिए थे। अगर हमने पॉलिटी पढ़ लिया तो पॉलिटी के टॉपिक वाइज आप लोगों के ना क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। जैसे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के सारे क्वेश्चन लगाओ, फिर राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन लगाओ, डीपीएसपी के सारे क्वेश्चन लगाओ, फंडामेंटल राइट्स के सारे क्वेश्चन लगाओ, सिटीजनशिप के सारे क्वेश्चन लगाओ। बुक मैं आपको भेज दूंगा, उससे लगा लो, या जैसा आपको ठीक लगे, या जो भी आपके रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज ऑथेंटिक होने चाहिए। ठीक है? ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। बार बार कहने का नहीं होता, ये तो मैं बस बोल दे रहा हूँ। आगे बढ़ जाए। हाँ, नहीं लगेगा। एज तो ठीक लिखा हुआ है, पर ये गड़बड़ा। आगे बढ़ जाए। 2 एग्जांपल और लिख लो, फिर वॉकअप शुरू करते हैं। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस,
इंडिया इज so developed as any other country. हो गया पहले वाले में। देखो सुनो, ह्यूमन रिसोर्सेज के मामले में इंडिया उतना ही डेवलप है जितना कि बाकी अदर कंट्रीज। ठीक है ना, एज एस का यूज करेंगे ज्यादा बेटर है। ठीक है, वैसे एरर तो निकाल लोगे, इंप्रूवमेंट में हम देख के निकाल सकते हैं। एज डेवलप एज होगा, ये जो डेवलप है ना गाइज, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये वर्ड ऐसे ही लिखा जाता है डेवलप। ठीक है, तो वो तो ऐसे ही आएगा। यहाँ पे ये डेवलप डिग्री नहीं है, एडजेक्टिव है ना। जैसे मान लो मैं कहता हूँ डेवलप्ड नेशन, तो नेशन नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो ये दिखने में जो V3 फॉर्म में है ना, ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है, डिग्री नहीं है कि आप इसमें कुछ और लगाओगे EREST। वैसे भी डेवलप, मोर डेवलप, मोस्ट डेवलप। ठीक है ना। अगला, दिस सम इज एनिग्मेटिक बट नॉट सो। आगे देखो बट के नेगेटिव है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एज एनिग्मेटिक एज। पजलिंग होता है इसका मतलब। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हो गया, हटा दूं से, शीट निकालिए। सबसे डिले हो गया इस बैच में, 4 महीने से ईडीएम फ्रेजेस चल रहे हैं। बांट दिया सबको। देखो सुनो, अ पर्सन, एनिमल और अ प्लांट। अच्छा मान के चलो सारे बंदे यहाँ पे हैं, अचानक से कोई आदमी आ जाए, मैच्योर आदमी जिसकी हाइट ही इतनी है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ड्वार्फ कहेंगे ना। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना। तो एक ऐसा आदमी, जानवर या कोई भी पौधा जो अपनी यूजुअल हाइट से क्या हो, छोटा हो। ठीक है ना, उसको हम लोग बौना कहते हैं, गिट्ठा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हु idly or without excuse absent himself or herself from the class। क्या होगा इसका, इसका वेग्रेंट हो जाएगा। वेग्रेंट का मतलब क्या होता है, ट्रॉन्ट। एक बार चेक कर लें जरा। बाकी वेग्रेंट मेरे हिसाब से होना चाहिए। ओके, क्लास में जब आप नहीं जाते थे, कहीं और चले जाते थे, तो उसको क्या कहते हैं, बंकिंग, है ना। ये बंक वर्ड भी इंग्लिश का ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बंक वर्ड दिया नहीं है।
कितना नंबर क्वेश्चन है ये? ट्रॉन्ट है क्या मैंने बताया था इसका? ट्रॉन्ट है ना, ट्रॉन्ट आंसर इसका। ठीक है, बिना परमिशन के ही स्कूल से एब्सेंट हो जाना। ठीक है, अगला, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक ऐसा आदमी जो जिसके पास कोई घर ना हो और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं, इसको इटिनरेंट कहते हैं, भ्रमणशील कहते हैं। ठीक है ना। माइग्रेंट क्या होता है? जो जॉब के पर्पज से कहीं पे जाता है ना, तो प्रवासी वगैरह के सेंस में होता है। यहाँ पे कह रहे हैं जिसका घर ना हो। ठीक है, माइग्रेंट के केसेस में तो घर होंगे। ठीक है ना, वो चीज है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन, एनिमल और अ प्लांट बिलोंग ओरिजिनल टू अ प्लेस। क्या हो जाएगा इसका? नहीं, नेटिव हो जाएगा। रेसिडेंट नहीं होगा। रेसिडेंट मतलब रिहायशी लगे जहां पर रहते हैं हम। अच्छा, नेटिव का मैं से पूछता हूँ, व्हाट इज योर नेटिव प्लेस? जहां से ये ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा यूपी, फिर मैंने कहा यूपी में कहा तो गोरखपुर, है ना। ये चीज है, तो नेटिव होता है। एक चीज और भी होते गई, ध्यान से सुनना आप लोग। इस बार सीजन में क्वेश्चन आया था जीएस में। मैंने दूसरे वाले चैनल पे जो वीडियो डाली उसमें आया था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था ये? शायद हमने डिस्कस भी किया था, आई थिंक, इसी बैच में, कि जो ठंडे इलाके होते हैं उसमें जो जानवर होते हैं, जैसे पेंगुइन वगैरह हो गया या ध्रुवीय भालू हो गया, इनके हाथ छोटे क्यों होते हैं? हाथ पैर छोटे क्यों होते हैं? तो ऑप्शन था कि ऊष्मा का ज्यादा वेस्ट ना हो, मतलब एनर्जी ज्यादा वेस्ट, मतलब हाथ लंबे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है? हीट बाहर आ रही है, ठंड लग रही है इस पे, है ना। तो हाथ पैर को क्या कर दिया प्रकृति ने? छोटा कर दिया, है ना। कितनी बढ़िया सवाल है, कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें ये सवाल, किसी किताब में नहीं मिलेगा। जो कॉमन सेंस लगाएगा उसी को मिलेगा। ये क्वेश्चन आया था और लंबा चौड़ा स्टेटमेंट में आया था, क्योंकि लिखा हुआ था कि, और ऐसी लैंग्वेज थी कि खुद समझने में मुझे दिक्कत हो रही थी कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, अब आगे की सुनो आप लोग। एक ऐसा जानवर जो कि मान के चलो एक ध्रुवीय भालू, अगर मैं उसको उठा करके अगर साइबेरिया के या ये क्या नाम है, अगर मैं इजिप्ट वगैरह में या रेगिस्तान में छोड़ दूं गर्मी में, सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। मेरे घर में एक फीमेल डॉग है, ठीक है ना, और गर्मियों में जहां जिस फ्लोर पे एसी चलता है वो वहीं जाके बैठ जाती है ना, बिना एसी के। तो उसकी जो ब्रीड है वो कहीं बाहर की है। उसको हमेशा क्या लगते रहते गर्मियों। दूसरी बात, कुत्तों के ना पोर्स नहीं होते जैसे हमारे होते हैं ना। हमारी स्किन स्किन क्या सेमी परमिएबल है ना, अर्ध पराग में। मतलब पानी बाहर आता है, पसीना बाहर आता है, लेकिन पानी अंदर नहीं जाता। तो कुत्तों के पोर्स नहीं होता, तो इनकी हीट ज्यादा होती है ना, मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से हमारे से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो ऐसे जानवर जो किसी पर्टिकुलर एरिया रीजन से बिलोंग करते हैं उसको कहते हैं हम लोग फौना। क्या कहते हैं उसको हम लोग? फौना। और ऐसे प्लांट जो किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, आप जैसे नागफनी का पौधा है, कैक्टस, या बबूल का, या जिसमें कांटे उगते हैं, ये सब रेगिस्तान में ज्यादा क्यों उगते हैं? क्योंकि वाटर वेपर को रोकना है, तो उन्होंने कांटे उगा दिए ताकि वाटर वेपर ना हो। ठीक है ना। तो ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जो किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनको कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा एंड फौना सुना है आप लोगों ने? ठीक है ना। तो जानेगा एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। फ्लोरा की ना बाल्टी भी आती है, कभी जाओगे वीर बाजार में मिलेगी, है ना। हमें क्या, हम तो दिसंबर से ना है, दिसंबर की बाल्टी जब पेंट हो जाता है तो 6 महीने चलती है, साल भर, 5 साल, फिर अगले साल फिर पेंट हो जाता है। तो वही दिसंबर चलता रहता है। गरीब आदमी कभी बाल्टी खरीदता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसर्स मैप, गाइस, कार्टोग्राफर, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है? मैप ड्रॉ करता है। लेक्सिकोग्राफर लिख लो गाइस, जो डिक्शनरी कंपाइल्स करता है। ठीक है, उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। जिसकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है ना, ऐसे 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 कर्व करके, तो उसको कॉलीग्राफर है ना, ये कैलीग्राफर कहते हैं इसको। ठीक है, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। और ये चोरियोग्राफर नहीं लिखा है, कोरियोग्राफर लिखा हुआ है। ठीक है, जो डांस वगैरह सिखाता है। ठीक है, सरोज खान टाइप। आगे बढ़ जाए। पतली सी सरोज खान। ठीक है, हम लोगों ने सरोज खान का एक बार वो कीकू शारदा नहीं है जो कपिल शर्मा में मोटा सा आएगा, वो उसने उसकी एक्टिंग की थी, कभी देखना कीकू शारदा ऐसे। ये सरोज खान लिखना आप लोग, बहुत मस्त कॉमेडी आएगी। ठीक है, a cylindrical container bulging out in the middle of the traditionally made of wooden staves of keeping oil, beer, etc. बैरल। आपने देखा होगा, आपने ढोल देखा, तो ढोल बजाते हैं तो ढोल का स्ट्रक्चर लकड़ी का होता है ना, उसको इधर से भी लकड़ी से बंद कर दें और इधर से भी लकड़ी से बंद कर दें,
तो वो जो एक वुडन कंटेनर बन जाएगा जिसके बीच में क्या करते हैं, छेद कर देंगे हम लोग ताकि सैंपल्स, अच्छा मिडिल, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है वो ये वाइन वगैरह के लिए फेमस है, वहां पे क्या करते हैं, वाइन को इस तरह के लकड़ी के बैरल में पैक करके 6-6 महीने साल भर, कहते हैं ना दारू जितनी सड़ेगी उतनी ही तरेगी, है ना, तो जितना पुराना होगा उतना ही, जिनको जो पीते होंगे उनको पता होगा, आप में से कोई ये ज्यादा हो तो, ठीक है ना। तो ऐसा वुडन स्ट्रक्चर जिसके मिडिल में क्या हो, छेद कर दिया जाए सैंपल निकालने के लिए, वापस उसको बंद कर देते हैं, और किस लिए, उसमें क्या रखते हैं, ऑयल, बियर या एक्सेट्रा, उसको बैरल कहते हैं हम लोग, लकड़ी का बना हुआ होता है ये, ठीक है, तो बैरल होता है ये। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, ध्यान से सुना आप लोग, देखिए, देखो मान के चलो मैं एप्पी फिश की एक बोतल लेके आता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजिंग है ये वर्ड, एप्पी फिश की बोतल लेके आता हूँ, मैं इधर फैला देता हूँ, फिश में मक्खियां क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, या बीज आने शुरू हो जाएंगी, बीज मतलब मधुमक्खी जो काटती है ना, तो ध्यान रखना एपियरी का मतलब होता है गाइज, ठीक है, एपियरी का मतलब होता है ये बीज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है ये, एपिफिस से याद रखना, जैसे भी याद रखना, मुझे नहीं पता, बस याद रखना, ठीक है ना। और एवियरी का मतलब होता है गाइज एक ऐसा जगह जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, और ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब कभी भी ये वर्ड आएगा तो ये जरूर आएगा साथ में, और तुम्हें कंफ्यूजन भी हमेशा इसी में होगी, तो इससे याद रखना कि एपियरी का मतलब क्या होता है, एपिफिस वाला, तो एपिफिस मतलब जहां पे मधुमक्खियां होंगी, तो ये मधुमक्खियों से रिलेटेड टू बीज, और ये वाला किससे रिलेटेड टू सेंचुरी, जो होता है ना, एनिमल्स का भी होता है, बर्ड्स का भी होता है। जैसे मैं कहूं आपसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहां पे है, राजस्थान में, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां पे है, गुड़गांव में, गुड़गांव में, ठीक है, कहीं सुल्तानपुरी में मत पहुंच जाना, या सुल्तानपुर यूपी में मत पहुंच जाना, गुड़गांव में ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम इन मेमोरी ऑफ डिसीज, जब मर, देखो हमारे में क्या, देखो सुनो, दुनिया में 2 प्रकार के कंसेप्ट चलते हैं, ईश्वर और भक्त का कंसेप्ट मुस्लिम संप्रदाय में चलता है कि ईश्वर उनका अलग है और बाकी जो है उनके क्या है, भक्त हैं, ठीक है ना। जुडाइज्म में भी ऐसे ही चलता है, एकमात्र दुनिया का धर्म है हिंदू रिलीजन, जो कि अहम ब्रह्मास्मि वाला कंसेप्ट चलता है, मतलब मैं भी ईश्वर हूं और आप भी ईश्वर के ही अंश है, मतलब हम सारे ईश्वर के ही अंश है, उनके ही ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है ना। ये कंसेप्ट किसमें चलता है, तभी तो कहते हैं ना कि हम, और ये बात बिल्कुल सच भी है, खाली ये अपनी अपनी बिलीव की भी बात है। अब मेरी बात ध्यान सुना, मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है, आदमी जब मर जाता है ना हिंदुइज्म में, तो आदमी जब हिंदुइज्म में मर जाता है तो उसको जला दिया जाता है, पंचतत्व में विलीन कर दिया, उसको नहीं रखा जाता क्योंकि वो ईश्वर का ही था और ईश्वर में इसको मिला दिया जाता है। लेकिन जहां पे ये कंसेप्ट चलता है क्या, कि भक्त और भगवान का कंसेप्ट चलता है अलग अलग, कि भगवान तो कोई और है, बाकी सारे लोग भक्त हैं, उनको दफन करके रखते हैं कि एक दिन कयामत की रात आएगी, उसको निकाल करके भगवान पूछेंगे कि बता क्या हिसाब है तेरा, समझ पा रहे हो आप लोग। जो कयामत की रात मुस्लिम कम्युनिटी में जो बात की जाती है वो यही वाली बात की जाती है, तो उन सबको रोका गया है, होल्ड करके रखा गया इस अर्थ पे कि एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान उसको निकालेंगे कि चल भाई आजा, कयामत की रात आ गई, अब मैं तेरे से पूछूं कि तेरे अच्छे कर्म क्या है तेरे, उस हिसाब से तुझे जन्नत मिलेगी कि दोजक की आग मिलेगी, समझ पा रहे आप लोग। तो सेम यही क्रिश्चियनिटी में भी है, भक्त और भगवान अलग अलग है वहां पे सब, वो तो जैसे हम अपने देख रहे हैं ना, हमें कौन देख रहा है, वैसे उनके भी देख रहे हैं, अपने अपने बिलीव की बात है ना, वो तो समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज को। तो ये कहानी यहाँ पे, तो ध्यान रखना, जब मुस्लिम कम्युनिटी में जब कोई मर जाता है तो उसका नाम वाम लिख देते ना, बहुत अच्छे आदमी थे, आदमी जैसे मरता है बहुत अच्छा हो जाता है, आप मर के ट्राई करो, अगर आपकी जितनी भी कमियां होंगी ना खत्म हो जाएगी। रावण को लोग अच्छा कहते हैं, बहुत ही चरित्रवान था, उसने सीता जी को हाथ नहीं लगाए, जो व्यक्ति दूसरे की पत्नियों पर नजर डालता है ना वो चरित्रहीन ही होता है, आगे के लिए भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब चरित्रहीनता की कोई वो नहीं है पराकाष्ठा, आगे मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, एक बात भी बता रहा हूं आपको, तो जिंदगी में कभी कभी कैरेक्टरलेस, और अगर आप शादी से पहले कहीं पे इंडल्ज हो तो ये भी चरित्रहीनता ही है मेरी नजर में, बुरा ना मानो होली है, ठीक है ना, मेरी नजर में चरित्र, अगर आप में से कोई फंस गया इस चीज में तो मैं इससे कुछ नहीं कह सकता कि भाई आप निकल जाओ तो बेहतर है, ठीक है ना, और ना निकलो तो फिर क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि समझाने पे तो समझोगे नहीं, क्योंकि आदमी समझता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आदमी इन सब चीजों में इंडल्ज होता है ना, उसको समझाओ तो वो उसका दुश्मन हो जाता है वो चीज़ है, ठीक है। तो
ये तो इस पर तो थीसिस लिख सकता हूँ मैं, लेकिन ये फिलहाल छोड़ दो, आप लोग वापस आते हैं। तो आदमी जैसे ही मर जाता है वो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसकी सारी कमियां खत्म हो जाती है, सिर्फ अच्छाइयां रह जाती हैं। जैसे रावण को हम अच्छा कहते हैं कि भाई पुलस्त का नाती था, उसने शिव श्रोत्रम गाया, ये गाया वो गाया, वो तो ठीक है गाया तो ठीक है ना, लेकिन आपने लाख अच्छे कर्म किए, लेकिन आपके बुरे कर्मों की वजह से आपको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये बहुत अच्छी है और उसने कोई गलती कर दी तो मैं इसको पनिशमेंट जरूर दूंगा, पक्की बात है दूंगा, अगर मेरी अथॉरिटी है तो, ठीक है ना। बाकी मेरी अथॉरिटी नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो, तो कोई बात मैटर नहीं, जो होगा वो देखेगा। तो मर जाने के बाद जो आदमी मर जाता है उसका इंस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है ना, भाई अलाउद्दीन खिलजी भारत का शासक है ना। मैं गया था कुतुब मीनार में, तो कुतुब मीनार में लिखा हुआ था संगमरमर का बना करके अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। लेकिन खिलजी का तो आपको पता ही है, खिलजियों का परचम बुलंद रहे, सुना है ना हम लोगों ने। तो उसका लास्ट सीन वही आ रहा था 1300 समथिंग में व्हाट्सएप का, ठीक है ना। तो मैंने वहां पे पैर रख के खिंचवाया, मैंने कहा ठीक है खिलजियों का परचम बुलंद रहे। मैंने उससे कहा तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है आपका, जब कोई डिजीज मर जाता है ना, कोई खत्म हो जाता है, एपिटैप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं उसको, कब्रगाह पे लिखी गई कोई बात, ठीक है। आगे बढ़ जाए, कितनी सारी बातें बता दी एक ही सवाल में, आ जाओ नेक्स्ट। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम गाइस, कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब होता है गाइस समकालीन, आपने पढ़ा 9th क्लास में समकालीन भारत, ठीक है ना। समकालीन का मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम जब बाबर ने अटैक किया, सेम टाइम पे ना साउथ इंडिया में दो भाई थे हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो एक ही समय पे होने वाली घटना है, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो एक ही समय पे, और एट द सेम टाइम आपकी बुराई आपके घर पे हो रही है, ठीक है ना। तो ये कंटेम्परेरी है, ठीक है। अच्छा कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है विश्व का नेता, विश्व का नेता। ये काल्पनिक सिचुएशन होते हैं, ऐसा कोई कभी होगा ही नहीं कि पूरी दुनिया का एक ही नेता हो जाए, ऐसा कहीं पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़ जाए, कलीग्स आपको बताइए। Someone who believes that people can not change the way events will happen guys। भाग्यवादी, जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, देखो आ गया ना, ठीक है। भाग्यवादी का होता है जो भाग्य के भरोसे, मतलब उनको लगता है कि जो लिख गया है सो लिख गया है, भाई लिख गया है तो लिख गया है, लेकिन हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल। आज आप पढ़ना शुरू करो 12 घंटे, मैं लिख के दे रहा हूं 3 महीने बाद आपकी चेहरे की रंगत कुछ और होगी, ठीक है ना। चीजों से लगाव करना सीखो आप लोग। अगर, और ये ऐसा नहीं है कि आपके, देखो पहली बात समय सब कुछ हील कर देता है, ठीक है ना। आदमी के मर जाने के 13 दिन बाद घर वाले न्यूट्रल हो जाते हैं, आज चलो पूड़ी बनाओ, 13 दिन बाद पूड़ी बनना शुरू हो जाती है, कद्दू की सब्जी बनना शुरू हो जाती है, लोग स्वाद चखना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ शायद माता जी को छोड़ करके शायद ही एक आधा कोई विरला होगा जो घर में, मतलब दुख होगा ऐसे कि चलो ठीक है, माँ बाप को छोड़ करके मुझे लगता है सब नॉन न्यूट्रल हो जाते हैं, डे 1 से न्यूट्रल हो जाते हैं, इतना कुछ का। और कोई अगर गलती से कोई बूढ़ा जा रहा है, अगर मतलब बूढ़े की अगर वो हुआ है, तो फिर तो कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, वो चीज है, ठीक है ना। अब वो ऐसे मेरे ग्रैंडफादर, जब यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर जिंदगी भर कलकत्ता में रहे, रिटायरमेंट के बाद गांव में रहे, और जब ट्रीटमेंट का टाइम आया तो उनकी डेथ दिल्ली में हो गई। तो जब उनको ले गए वहां पे, तो मेरे ग्रैंडफादर का ना मेरे से बहुत अटैचमेंट था, तीनों भाइयों में, ठीक है। वो मेरे लिए काफी कुछ करते थे। तो जब उनको जला रहे थे, मैं पहली बार ऐसे जलते हुए किसी को मैंने देखा था, पहली बार ऐसे मरते हुए मैंने किसी को देखा था, तो कोई एक अलग ही वो था, एक्सपीरियंस था मेरा। तो जब जला रहे थे तो मैं चुपचाप देख रहा था, मुंह मेरा लटका हुआ था, तो पापा आ गए चुप कराने लगे। जब वो चुप कराने लगे तो मेरे जबरदस्ती के आंसू फूटने लग गए। मैंने कहा इससे तो अच्छा था कि नहीं आते, ठीक है ना, वो चीज है। लेकिन एट द सेम टाइम कह रहे ये सोनू का है, मेरा बड़ा वाला भाई सोनू का है, पापा कह रहे वो भी कहीं रो रहा होगा। मैंने देखा वो उधर नॉर्मल था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी अटैचमेंट ज्यादा नहीं थी, जिसके साथ अटैचमेंट होती है उसके साथ ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज है। तो फैटलिस्ट का अंदर क्या होता है, जो भाग्य के भरोसे रहता है, भाग्य के भरोसे हमें नहीं रहना है। आगे प्रॉफिट का मतलब है पैगंबर होता है, वन हु नोज द फ्यूचर, ठीक है ना, हाँ वही वाला पैगंबर है ये, ठीक है। आज मरने मतलब इसके बाद फिलोसफी पे ज्यादा बातें हो रही है हमारी। प्रॉफिट का मतलब पैगंबर होता है गाइज, पैगंबर का मतलब होता है गाइज मैसेंजर ऑफ गॉड, वो वाला नहीं, एमएसजी वाला नहीं। फैनेटिक का मतलब कट्टर होता है गाइज, कट्टर समझ रहे हो आप लोग। फैनेटिक का मतलब क्या होता है, लूनर कट्टर, मतलब बायगॉट, बायगॉट भी लिख सकते हो आप लोग, BIGOT। बायगॉट का तो कट्टर होता है, मतलब कि कट्टर समझ लो, कट्टर हिंदू है ना, इंस्टाग्राम पे देखा होगा कभी, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजोल्व द डिस्प्यूट। गाइस क्या होगा इसका, आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ को कहते हैं, ठीक है। ब्रोकर नहीं होता, ब्रोकर उसके बदले पैसे लेता है, ठीक है। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, मध्यस्थ होता है।
आगे, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल गाइस। गाइस सुनो, दुनिया में दो प्रकार के जानवर हैं। एक ऐसे जानवर जो जो अंडा देते हैं, सब मुर्गी हो गई या कोई भी, है ना। तो ये जो अंडा देते हैं ना, ये अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, ठीक है ना। और जो 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 सीधे यंग को जन्म देते हैं, मतलब सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब एग उनके बॉडी में फर्टाइल होता है, जैसे ह्यूमंस, जैसे डॉग्स, जैसे पिग्स, या जैसे कोई और जानवर, है ना। तो एग इनके बॉडी में फर्टाइल होता है और वो सीधे किसको, यंग वन को जन्म देते हैं, ठीक है। तो दो तरह के लोग होते हैं, और जो यंग्स को जन्म देते हैं वो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर हैं पृथ्वी पे जो दोनों काम करते हैं, मतलब वो अंडे भी देते हैं और वो फीड भी कराते हैं, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स का ब्रूड होगा गाइस। ब्रूड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा परिवार या ऐसा जानवर कह लो जो कि किसको, सीधे नवजात को जन्म देता हो। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। देखो सुनो, हम किसी को हम किसी को दो दो ओकेजन पे हम लोग किसी को ना फूल देते हैं, या तो किसी की शादी हो रही हो, या कि कोई डेथ कर गया हो, ठीक है ना। शादी पे तो देते हैं अच्छा सा सजा करके, और डेथ पे देते हैं एक वाइट कलर का होता है ना, जैसे सेना में देते हैं, आर्मी में गोल कलर का होता है। किसी की शादी पे ये गोल वाला मत ले जाना तुम, ठीक है ना, अनर्थ हो जाएगा। वैसे मिडिल क्लास की अलग ही समस्या है, वो बुके ले जाएगा, उसको सोचेगा यार इसके बदले मैं उसको 501 लिखवा देता तो ये भी खुश रहता, हम भी खुश रहते। लेने वाला भी सोचता है यार ये क्या ले आया, ये तो कल फेंक ही दूंगा मैं। 500 लेता तो कुछ सहायता तो हो जाती आर्थिक रूप से, खाएगा तो तू 1000 का ही, लेकिन चल तू 500 ही दे दे, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, तो इसका बुकेट आंसर हो जाएगा। और वो जो मैंने बताया ना वो गोल वाला, उसको व्रत कहते हैं। मरने पे तो व्रत देते हैं, और वैसे खुशी में। आगे, अ लार्ज डीप मेटल पॉज यूज फॉर कुकिंग ओपन फायर। कढ़ाई का नाम सुना आप लोगों ने, कढ़ाई ना, कढ़ाई बड़ा सा है, लार्ज है, मेटल का बना है, डीप है, और क्या हम उसको ओवन में पका सकते हैं, ओपन में ही पकाना पड़ेगा। तो इसको कैसरोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी कॉल्ड्रॉन हो जाएगा। कॉल्ड्रॉन का तो क्या होता है, कढ़ाई होता है। कढ़ाई ही कहना चाह रहा, बस थोड़ी भाषा हाई फाई यूज कर रहा है ये। कैसरोल होगा, हाँ दूसरे का कैसरोल भाई, देखो ऐसा बर्तन जो कि आप ओवन में पका सकते हो, तो इसका कैसरोल हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सस्पेन की स्पेलिंग देख लो आप लोग, कहीं पता चले, बेइज्जती ना हो जाए ससुराल में। आगे बढ़े, नेक्स्ट है फ्लावर्स और लीव वुवन टुगेदर इन अ सर्कल ऑफ प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और ए, ठीक है, तो इसका व्रत हो जाएगा ना भाई, मरने पे जो देखते हैं, कॉफिन पे जो देते हैं, तो उसका व्रत हो जाएगा। टू गिव अप द थ्रोन गाइज, एब्डिकेट, त्याग देना। एब्डिकेट का तो क्या होता है, त्याग देना। जब मेरे मैथ्स में ना कंपटीशन में पूरे मार्क्स आने लगे थे, मतलब मेरा मैथ्स से कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे मैथ्स में पूरे 50 में से 50 आते थे, मेरे इंग्लिश रीजनिंग में मेरे 48 अराउंड आ जाते थे, जीएस में मेरे 20-25 आ जाते थे। कितने बन गए मेरे, 5 और 9 2 11, मतलब 120 के आसपास बन रहे थे, ठीक है ना। जब मेरे इंग्लिश में मेरे मार्क्स रुकने शुरू हो गए, तो मैंने इंग्लिश पढ़ना चालू किया, तब जा करके कि यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, खुंदस में एक दिन लेके बैठ गया मैं, डिक्शनरी टाइप में रोज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता था मैं। लेकिन जब मैं बुक लेके बैठ गया, तो मैंने कसम खाई कि जब तक ये याद नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। तो मैंने एक ऐसी बुक उठाई जिसमें अल्फाबेटिकली दे रखा था, तो पहला ही वर्ड था ए फॉर एब्डिकेट। आपको पता है डिक्शनरी में ए के बाद क्या आता है, बी आता है ना, तो सबसे पहले यही वर्ड था एक्चुअली। एक अबोर वर्ड भी आता है घृणा के सेंस में, एक एब्डिकेट था, तो एब्डिकेट वर्ड आया। एब्डिकेट वर्ड के बाद जो है वो हमारा एब्डिकेट का तो क्या था, त्याग देना, कोई कसम खा करके त्याग देना कि अब मैं इस थ्रोन पे, इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा, ठीक है। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलिसिट, अवैध घोषित कर देना। इनेप्ट का मतलब ना निपुण के सेंस में होता है, मतलब किसी चीज में ना एक्सपर्ट है। कितना नंबर है ये, अरे यार ये बड़ी मुसीबत है इसमें। अयोग्य होना, इनेप्ट का होता है अयोग्य होता है, अनएलिजिबल। इनक्रेडिबल,
अतुल्य है ना, जिसकी कोई तुलना ना। इलिसिट का मतलब मैंने आपको बता दिया, इल्यूसिव का मतलब भ्रामक होता है गाइस, ठीक है। इल्यूजन होता है ना, वही वाला इल्यूसिड है। इल्यूजन क्या होता है, जैसे दृष्टि भ्रम हो जाना। मिराज समझते हो आप लोग, मरीचिका 9th क्लास में पढ़ा होगा, साइंस हिंदी में थी, इंग्लिश में, इंग्लिश में मिराज वर्ड आता है ना, कि भाई हम रोड पे जाते हैं, हाईवे पे, तो पानी नजर आता है, ठीक है। आगे, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, पहले कभी कर चुके हैं क्या? गलत लिखा है क्या? नहीं, वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर है, इसका कॉनेश्योर हो जाएगा इसका। नहीं लिखा, फिलिस्तीन लिख लो फिर, ठीक है। कॉनेश्योर मतलब जिसको नॉलेज होती है, फिलिस्तीन मतलब, फिलिस्तीन का मतलब जिसको ना तो आर्ट की परवाह ना ही जिसको कल्चर की परवाह। जैसे मेरे से आदमी को अगर कोई ले जाए वो पेंटिंग की आर्ट गैलरी में, सपोज करो, वहां एक एक पेंटिंग 3-3 करोड़ की है, मेरे किसी काम की, मुझे सब ऐसी पेंटिंग लगी जैसे मजनू भाई ने नहीं बनाई थी घोड़े के ऊपर गधा, ऐसी मुझे नींद आएगी। मेरा मेरा मैं फिजिकली तो वहां रहूंगा, लेकिन मेंटली वहां पे, तो मेरा वो स्कोप नहीं है मेरा वो, ठीक है। तो इसका फिलिस्तीन हो जाएगा। वैसे गाइस, पर्सन हु इज इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का था तटस्थ हो जाना, मतलब जिसको कोई फर्क ना पड़े, सुख की चिंता ना दुख का गम, जब तक है दम फॉर्म भरेंगे हम, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फॉर्म भर रही है और फेल हो जा रही है तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को स्टोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब ना तो इनको सुख हो रहा है ना इनको दुख हो रहा है, एकदम साध्वी वाली जिंदगी हो गई है, ठीक है ना। साधु होता है ना, ना फॉर्म के सिलेक्शन ना होने पे अगर दुख नहीं हो रहा, बहुत दुख की बात है ये तो। मतलब आप देखो, सुनो, अगर मैं आपको इमोशनली खींचू, तैयारी करो ये वो, है ना, माता जी की कसम दो, पिताजी की कसम दो, आप आ जाते हो, वो मोटिवेशन 2 दिन चलेगा। अगर मैं आपको ब्रेन से मोटिवेट करूं, लॉजिकली करूं कि ये करो, वो भी 2 ही दिन चलेगा। असली मोटिवेशन थोड़े दिन तब चल सकता है जब आपको फिजिकली भी और हार्ट से भी दोनों तरीके से इंडल्ज कर दो, ठीक है ना। तो स्टोइक का आपको ध्यान रखना, आगे आता है। आगे नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है हम लोगों का? वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ और स्टेक ऑफ वंस कंट्री गई, पेट्रोइट, मार्टी है, शहीद हो जाना गए। मार्टिर का मतलब क्या होता है? ठीक है, शहीद। फैनेटिक का मतलब वही कट्टर वाला फैनेटिक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।